हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल सैनी। सो आज के इस टेस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। आपका टेस्ट नंबर 6 है बायोलॉजी टीजीटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर्स इन। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो देखिए, यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम। तो जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि किसमें, जैसे हमारे बाइनरी फिजन में भी टाइप्स आते हैं डिफरेंट, तो उसमें एक हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन रहता है। तो वो हमारे पास देखने को मिलता है पैरामीशियम के केस में। ओके, पैरामीशियम के केस में अगर हम पैरामीशियम की बॉडी देखें तो उसके ऊपर जो है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम सीलिया बोल देते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेम कटिंग्स आर कॉमनली यूज्ड इन प्रोपेगेशन ऑफ। देखिए, हमारे पास जो है एक प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज इन नंबर। मतलब कोई भी चीज जो है जब बहुत ज्यादा, जैसे कोई छोटा सा वेजिटेटिव पार्ट है या जिसको हम वेजिटेटिव यूनिट भी बोल देते हैं, उससे जब कोई भी चीज आपकी लार्ज नंबर में प्रोडक्शन हो रही है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर ले लेते हैं। तो इसके अंडर जो है हमारी कुछ वेजिटेटिव यूनिट्स होती हैं। वो वेजिटेटिव यूनिट जो है हमारे पास कोई लीफ हो सकता है, हमारा कोई स्टेम हो सकता है, ओके, कोई हमारा रूट हो सकता है। यानी कि उसी लीफ, उसी स्टेम या उसी रूट से जो है पूरा का पूरा जो प्लांट है वो तैयार किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे हम कई बार प्रोपेगेशन के लिए स्टेम कटिंग्स का भी जो है यूज कर लेते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेम कटिंग्स जो है वो किसकी प्रोपेगेशन के लिए यूज होता है। तो जैसे आप लोगों ने अपने घरों में भी, आसपास सराउंडिंग्स में भी देखा होगा कि जनरली जो है रोज के केस में स्टेम कटिंग जो है ली जाती है प्रोपेगेशन के लिए। ओके, मतलब छोटी सी हम स्टेम कटिंग लेंगे, उससे पूरा का पूरा जो रोज का जो प्लांट है वो तैयार कर दिया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ब्रायोफाइलम इज मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली बाय। मतलब ब्रायोफाइलम के केस में भी देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हमारे पास जैसे दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, मेनली हम पढ़ते हैं, एक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अंडर भी हम पढ़ते हैं कि आउट ऑफ सेक्सुअल एंड आउट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट होता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, बहुत ही सिंपल रीजन है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके केस में क्या है, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। वेरिएशंस हमारे क्या होते हैं, स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे स्मॉल डिफरेंसेस जो कि ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट से अलग बनाते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, जो ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम के केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है देखने को मिलती है किसके थ्रू, लीफ के थ्रू। तो ये सारी चीजें बताने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब देखिए सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, देन हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है हमारा, वो अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेथड आता है प्लांट्स के केस में। तो जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंडर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंडर आता है। इट कम्स अंडर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें भी अब वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीव्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है, पोटैटोज आर कल्टीवेटेड बाय। पोटैटोज को जो है कैसे कल्टीवेट किया जाता है। तो ऑप्शंस गिवन है, सीड्स, फोलियर बर्ड्स, बर्ड्स ऑन ट्यूबर्स, कटिंग ऑफ रूट्स। अगर आप लोग क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें भी देखते हैं खोल के,
तो जो पहला ही हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो है ये पॉइंट हमें इजीली मिल जाता है, डायग्राम्स में भी हमें ये पॉइंट मिल जाता है कि जो पोटैटोज होते हैं, डायग्राम भी उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, बर्ड्स ऑन ट्यूबर्स, ट्यूबर्स के थ्रू जो है इनमें जो है रिप्रोडक्शन या कल्टीवेशन जो है देखने को मिलती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Question number 5 is your vegetative propagation in Pistia or water hyacinth occurs by। Important question है पिस्टिया या वाटर हाइसिंथ के केस में। जो हमारा देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है कि वाटर हाइसिंथ जो हमारा प्लांट है उसको हम और क्या बोलते हैं, तो इसको नाम दिया गया है टेरर ऑफ बंगाल। इसको जो है टेरर ऑफ बंगाल भी नाम दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसी वीड थी, वीड यानी कि ये ऐसा अनवांटेड ग्रास था जो कि जो है बहुत ज्यादा, आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा ये ग्रो हुआ, जिसकी वजह से जैसे जो आपके जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर रहने वाले जो भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे फिशेस हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी जो है वो डेथ देखने को मिली। तो इसीलिए इसको जो है वो टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी वीड है जो कि काफी ज्यादा तेज जो है ग्रो करती है। तो इसके केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलती है ऑफसेट के द्वारा। यही सेम क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है ऑलरेडी। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोलता है, द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ पोलन सैक इज टैपिटम, इट्स फंक्शन इज इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन आपका ये। तो टैपिटम का काम जो है वो किस चीज के लिए होता है, क्या इसका काम प्रोटेक्शन के लिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए होता है, डेहिसेंस के लिए होता है, या फिर आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है। तो देखिए अगर हम पोलन सैक में देखें तो जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो अपने पास कहलाती है टैपिटम, और इसका जो काम होता है वो होता है न्यूट्रिशन के लिए। अब न्यूट्रिशन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किसको प्रोवाइड करेगा, तो जो हमारे पास डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है, जो आपके डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम जो है हमारा टैपिटम लेयर का रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, female gametophyte of angiosperm is represented by ovule, मेगास्पोर मदर सेल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स का, एंजियोस्पर्म्स को जो है हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो इनके केस में जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, हम सीधा पॉइंट पढ़ते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू द एम्ब्रियो सैक, दैट इज इक्विवेलेंट टू एम्ब्रियो सैक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आएगा यहाँ पे, दैट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज, बर्ड्स के द्वारा जो हमारी पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या उसको हम मेलेकोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं? ऑफ कोर्स उसको जो है ऑर्निथोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन। देखिए हमारा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब आपका पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है उसको जो है हम लोग पॉलिनेशन नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इन एन अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर इज कॉल्ड एज, जब आपके सीडलेस फ्रूट की डेवलपमेंट होती है अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, क्या उसको हम स्पोरोफिटिक बडिंग बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, या फिर उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोल देते हैं? तो देखिए जब आपका सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब आपके अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर है, फ्लावर जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं है, वो आपका अनफर्टिलाइज्ड है और उसमें सीडलेस फ्रूट जो है वो तैयार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको जो है हम लोग नाम दे देते हैं पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 8 नंबर एंड, जो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हमारा जो है 7 नंबर, वो जो है हमारा 8 नंबर एंड, मतलब उसमें कितने जो है वो सेल होते हैं, तो ये क्वेश्चन में बोलता है, तो दैट इज योर 7 सेल्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो 7 सेल्ड होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच प्लांट पार्ट इज द प्रोडक्ट इज द हार्डेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा प्लांट प्रोडक्ट आपका हार्डेस्ट है, क्या वो सिबेरिन है, क्या वो लाइग्निन है, क्या वो हमारा स्पोरोपोलिनिन है? सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पूछा गया है
तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है, अगर हम क्लास 12th की भी एनसीईआरटी खोल के देखते हैं तो उसमें हमारा सेकेंड चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसी में जो है हमारा आ जाता है, हम एक पॉइंट डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ते हैं कि स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ओके, तो हार्डेस्ट जो है इसमें अपने पास आ जाता है स्पोरोपोलिनिन। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है एंटेमोफिलस फ्लावर्स आर रिलेटेड टू हनीबीज, विंड, वाटर, हेयर और हेयरी। तो देखिए हमारे पास जो है, जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियसली जो एंटेमोफिली होता है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है या एक ऐसा पॉलिनेशन का ही टाइप आ जाता है जिसमें जो है पॉलिनेशन हमारा होता है थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। जब आपकी इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रही होती है तो उन फ्लावर्स को जो है हम एंटेमोफिलस फ्लावर्स बोल देते हैं। तो अब देखिए इसमें आप ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो हमारा इंसेक्ट कौन सा है? तो इंसेक्ट इसमें अपने पास है हनी बीज। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हनी बीज। क्वेश्चन नंबर 13 इज योर, ए सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम। सीड किससे बनता है? ओव्यूल, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक और ओवरी। तो सीड हमारा बनता है ओव्यूल से और फ्रूट हमारा बनता है ओवरी से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है स्कूटेलम इज ए पार्ट ऑफ। स्कूटेलम किसका पार्ट है? क्या ये लीफ बड का पार्ट है? क्या ये डाइकोट एम्ब्रियो का पार्ट है? मोनोकोट एम्ब्रियो का पार्ट है? नन ऑफ दीज। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। जो आपका मोनोकोट एम्ब्रियो होता है, जैसे कि अगर हम एक डायग्राम देखते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी में ही चैप्टर नंबर 2 जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम एक डायग्राम देखते हैं मेज का। ओके, तो उसमें जो है वो मेज जैसे हमारा मोनोकॉट है तो इसके केस में भी स्कूटेलम देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है फर्स्ट और फ्री मिल्क इज कॉल्ड एज। जो पहला मिल्क जो है वो देखने को मिलता है मदर का, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जो कि आपका बहुत सारी एंटीबॉडीज में रिच होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी रहता है। वो हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोलोस्ट्रम। ओके, next is your question number 16, release of seminal fluid into the vagina of female is। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जब जो सेमाइनल जो फ्लूइड है, जो कि हमारा जो सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं, जो हमारे सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है कुछ सिक्रेशंस, जिनको हम जो है वो सेमाइनल फ्लूइड बोल देते हैं। तो वेजाइना के अंदर जब ये रिलीज होता है फीमेल के, तो उसको हम नाम दे देते हैं इनसेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में पूछता है कि कौन सी हार्मोन जो है वो इसको कंट्रोल कर रही होती है। क्या इसको कंट्रोल कर रही होती है एस्ट्रोजन हार्मोन या एफएसएच, एलएच या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए जो ऑप्शन में सारी की सारी हार्मोन्स आपके पास गिवन है, चाहे आपका एस्ट्रोजन हो, एफएसएच हो, एलएच हो, सारी की सारी हार्मोन्स का रोल रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारे अलग अलग स्टेप्स जो चलते हैं हमारे अंडर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हम सारी की सारी ही हार्मोन्स का रोल इनमें देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, फिक्सिंग अप ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज। कोई चीज फिक्स हो रही है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट आपका फिक्स हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, मेरे पास क्या है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में हमारा क्या हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फिक्स हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, कॉर्पस एल्बिसेंस के द्वारा, कॉर्पस कैलोजम के द्वारा। तो किसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट किया जाता है? तो ये हमारा सिक्रेट की जाती है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। और इसी प्रोजेस्टेरोन को जो है हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस हार्मोन का रोल जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोलता है डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से जब एम्ब्रियो, जो एनिमल एम्ब्रियो है वो आपका डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो आ जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो जो पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो है हम ये पढ़ते हैं। देखिए जब आपका सीडलेस फ्रूट तैयार हो रहा है, जैसे कि बनाना है ना, प्लांट्स के केस में देखते हैं तो हम उसको पार्थिनोकार्पी बोल देते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि
हो वही चीज रही है ना, पार्थिनो वर्ड हमारा सेम आ रहा है, मतलब आपका जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड है दोनों के केस में, चाहे हम जो है पार्थिनोजेनेसिस पढ़े चाहे हम जो है पार्थिनोकार्पी पढ़े, दोनों के केस में एक बात तो आपकी सेम है कि जो आपका एग है वो आपका अनफर्टिलाइज्ड है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। लेकिन एनिमल एम्ब्रियो के केस में हम उसी चीज को जो है वो क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम पार्थिनोजेनेसिस नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द सेलुलर लेयर्स डिसइंटीग्रेट्स एंड रीजनरेट्स अगेन एंड अगेन इन ह्यूमंस। कौन सी सेलुलर लेयर ऐसी है जो कि डिसइंटीग्रेट करती है, टूटती है, उसके बाद बार बार रीजनरेट होती रहती है। तो देखिए हम सब जानते हैं कि जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की हमारी 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसमें हमारी एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है हमारी जो है एक हमारी होती है, ये हमारी आउटर मोस्ट वाली होती है पेरीमेट्रियम, और एक हमारी होती है इनर वाली लेयर, एक होती है मिडल वाली। तो मिडल वाली को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते थे, और जो हमारी इनर मोस्ट वाली जो होती है, ये हो गई अपने पास मिडल वाली लेयर, और जो अपने पास इनर मोस्ट वाली जो होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोल देते हैं। ये अपने पास होती है इनर मोस्ट लेयर यूट्रस की, इसको अपन लोग जो है एंडोमेट्रियम बोल देते हैं। तो कौन सी लेयर है जो कि डिसइंटीग्रेट होती है, देखिए जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंसेस हर मंथ आते हैं, तो उसमें भी जो है हम जानते हैं कि जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जो रहता है, ठीक है, वो टूटती है, वापिस से रीजनरेट होती है, जब वो टूटती है डिसइंटीग्रेट होती है, उसी की वजह से जो है वो फीमेल में जो है ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम मेंसेस पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। तो कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22, मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, ठीक है, वो जब फॉल होता है, उसमें जब फॉल होता है, उसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राफियन फॉलिकल्स अकर इन, ग्राफियन फॉलिकल्स, अगर देखिए हम ओवरी का डायग्राम देखते हैं, डायग्राम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है ये पूरा का पूरा, जैसे हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं वो आपके सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल अपने पास टर्शरी फॉलिकल में बदलते हैं, टर्शरी फॉलिकल जो है लास्ट में जाके जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बना देते हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बना देते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल अकर इन ओवरी, ओके। उसके बाद आता है मैंगो एंड गुआवा आर प्रोपेगेटेड थ्रू, अब यहाँ पर अगेन आपके पास जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि मैंगो और गुआवा के केस में अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होनी है तो वो किसके थ्रू होगी, तो ये किसके थ्रू होती है, ऑप्शंस जो है आपके पास गिवन है। तो देखिए मैंगो के केस में, गुआवा के केस में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ग्राफ्टिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया अगेन, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया कि एक वीड है, ठीक है, इसका नाम है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया था, क्यों कहा गया था ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, वाटर हाइसिंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसको सिक्रेटरी फेज बोल देते हैं, तो देखिए जो आपका ल्यूटियल फेज है ना, उसी का दूसरा नाम जो है वो हमारा सिक्रेटरी फेज भी है, तो याद नहीं रहेगा तो याद आप ऐसे रख सकते हैं LS, L फॉर ल्यूटियल, S फॉर सिक्रेटरी फेज। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में से है। सहेली आपकी एक ओरल कंट्रासेप्टिव पील है फीमेल के लिए, और ये जो है हमारे पास जैसे अंडर द केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन आता है, अंडर द केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, मतलब यानी कि आप किसी केमिकल का यूज कर रहे हो, है ना, मतलब यहाँ पे कंट्रासेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी को जो है वो अवॉइड करने के लिए, तो बेसिकली जो है यहाँ पे हम जो है सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव जो पील है जिसका यूज करते हैं, जो कि वंस ए वीक पिल है, हफ्ते में एक बार ली जाती है। तो ये जो है वो डेवलप की गई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, दैट इज CDRI लखनऊ के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, तो देखिए
होता क्या है कि जब भी हम मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन पढ़ते हैं तो उसी में जो है हम अलग अलग तरीके के मेथड्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम उसमें कुछ बैरियर मेथड्स पढ़ते हैं कंट्रासेप्शन के, ठीक है, जिसमें हम जैसे डायफ्राम्स का यूज़ करते हैं, हम लोग कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग अदर जो मेथड पढ़ते हैं, अभी हमने बात किया केमिकल मेथड्स पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। इसके अलावा जो है हम स्टेरिलाइजेशन मेथड्स पढ़ते हैं, यानी कि जो आपके सर्जिकल जो मेथड्स होते हैं, यानी कि किसी तरीके से जो है वो सर्जरी की जा रही है और कॉन्ट्रासेप्शन को जो है वो किया जा रहा है। तो सर्जिकल मेथड्स में हमारे पास जैसे आते हैं वेसिकोटोमी आता है और हमारे पास जो है वो ट्यूबेकोटोमी आता है ना। वेसिकोटोमी जो है आपका मेल्स के केस में सर्जिकल प्रोसीजर है, ट्यूबेकोटोमी हमारा फीमेल के केस में सर्जिकल प्रोसीजर होता है। वेसिकोटोमी में आप याद रखेंगे जो आपके वास डेफरेंस जो होते हैं मेल के केस में उनको क्या किया जाता है, दे आर कट एंड टाइट, जबकि ट्यूबेकोटोमी में जो आपके जो फैलोपियन ट्यूब हैं फीमेल के केस में जो फैलोपियन ट्यूब जो हैं दे आर कट एंड टाइट, इस चीज को हम ट्यूबेकोटोमी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा आना था, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है हमारे पास यहाँ पे कौन होगा, ट्यूबेकोटोमी होगा। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूबेकोटोमी ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन, ठीक है। ट्यूबिकोटोमी जो है वो फीमेल्स के केस में होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसमें जो फीमेल के केस में जो फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूबिकोटोमी से याद रखना है आपको, ट्यूब कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड इन फीमेल्स, तो ये फीमेल्स के केस में देखने को मिलता है ओनली। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 30, ए मैथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का तरीका जो है वो कौन सा है, तो GIFT है क्या, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बिल्कुल नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा IVF है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, ये भी नहीं है हमारा। क्या हमारा IUDs हैं, यस IUDs हमारे हैं, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये हमारे बर्थ कंट्रोल के मेथड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन मेल इज थ्रू, अगर परमानेंट करना है तो उसमें आपको सर्जरी करना पड़ेगी, है ना। तो मेल्स के केस में जो सर्जिकल प्रोसीजर रहता है दैट इज योर वेसिकोटोमी। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास बोला गया है, ओरल कंट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ, जो देखिए ओरल कंट्रासेप्टिव जो मेथड रहता है उसमें जो है जो भी जैसे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे या पिल्स जो भी यूज करेंगे उसमें जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, वो उसमें होते हैं, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फिटस बाय एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस जो हमारा एक टेक्निक है ना, इसमें जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो बच्चा है वो तैरता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस फ्लूइड के जरिए जो है वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो जन्म से पहले ही बच्चे में पता लगाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं सेक्स ऑफ फिटस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी रहता है कि इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन स्टिल जो है हम इसका जो है यूज करके क्या चीज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के केस में ऑफ कोर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं हम, डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, पता लगा सकते हैं, फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो कर सकते हैं, ऑब्वियसली राइट। जॉन्डिस का कैसे पता लगाएंगे, इसमें ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो जॉन्डिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए जो हमारे पास IUDs होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं, ये भी हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स के अंडर ही आ जाता है। तो हार्मोन रिलीजिंग हमारे पास IUDs भी जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे कॉपर रिलीजिंग IUDs होते हैं जो कि आपके कॉपर आयंस को रिलीज कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा जो कॉपर T है, कॉपर 7 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। जबकि हार्मोन रिलीजिंग IUD में हमारा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आता है, दैट इज LNG-20। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया है, ये हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम,
तो हम डायरेक्ट इसमें पढ़ते हैं कि जो बैम्बू स्पीसीज होते हैं उसमें क्या होता है, पूरे के पूरे लाइफ टाइम में एक बार जो है वो फूल आते हैं, उसके बाद ये प्लांट जो है वो डाई कर जाता है। सो बैम्बू स्पीसीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है मल्टीपल अलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ। मल्टीपल अलील्स जो है वो किसके केस में देखने को मिलते हैं? सो ये हमारे इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस जो है वो गिवन है। तो एक हमारे पास बोला गया फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया या ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप के केस में देखिए, जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारा को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल आ जाता है। जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो को डोमिनेंस के केस में भी एग्जाम्पल आता है, और ये हमारा एग्जाम्पल आता है इन केस ऑफ योर इन मल्टीपल एलील ऑल्सो। ठीक है, सो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम ऑफ। क्रिसमस डिजीज जो है किसका अदर नेम है? क्या ये स्लीपिंग सिकनेस का अदर नेम है, क्या ये डाउन सिंड्रोम का अदर नेम है, हेपेटाइटिस का है, या फिर हीमोफीलिया बी का है? तो ये आपका हीमोफीलिया बी का अदर नेम है। ठीक है, इसमें जो क्रिसमस फैक्टर जो रहता है, जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ना, इसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हीमोफीलिया के पेशेंट्स में जो है वो क्या होता है, ये फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से जो है, अगर उसको थोड़ा सा भी जो है वो कट हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 अगेन जेनेटिक्स में से है, XXY पर्सन सफर्स फ्रॉम। ठीक है, ये कंडीशन जो है हमारे देखने को मिलती है इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इन केस ऑफ योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें जो है ये आपका मेल्स के केस में देखने को मिलेगा जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के केस में आता है ये। इसमें एक एक्स्ट्रा जो है एक्स क्रोमोजोम हो जाता है ना। XY जो है मेल्स के केस में तो होता ही है सेक्स क्रोमोजोम, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स जो है वो आ जाता है, तो XXY अपने पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कौन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है? तो देखिए, जो जीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है ए डिजीज विच इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन। ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन हमारी कौन सी है? तो देखिए, जो हमारे पास हीमोफीलिया है ये भी रिसेसिव वाला है, कलर ब्लाइंडनेस अगेन आपका रिसेसिव वाला है, जो हमारा हंटिंगटन्स जो डिजीज है वो आपका डोमिनेंट वाला है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है फिनोटिपिकली फीमेल्स हैविंग rudimentary ovaries, underdeveloped breast, short stature, waving neck, often subnormal intelligence suggest। तो उसमें कौन सा जो है वो सिंड्रोम होगा? तो देखिए, हमारे पास दो जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मेनली हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा हम पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम। जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो हमारा देखने को मिलता है मेल्स के केस में, टर्नर सिंड्रोम जो है हमारा देखने को मिलता है फीमेल्स के केस में। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम अपने पास फीमेल के केस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि जो अफेक्टेड जो फीमेल है, ठीक है, उसके जो है मतलब उसका जो भी फीमेल में जो चीजें होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि उसके ब्रेस्ट की भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, उसका शॉर्ट सा स्ट्रेचर रहेगा, है ना, और थोड़ा सा IQ लेवल में भी उसमें प्रॉब्लम रहेगी, और जो है थोड़ा सा ओवरीज भी जो है वो फंक्शनल नहीं होंगी, है ना। तो ये हमारा फीमेल्स के केस में है, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, और इसमें हमारी XO टाइप ऑफ कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि फीमेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, लेकिन इसमें एक X क्रोमोसोम जो है मिसिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है ए मैन विद एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम सफर्स फ्रॉम। ये अभी हमने डिस्कस किया, XXY मेल्स के केस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये, है ना, और इसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम देखने को मिलता है ना। तो मैन विद एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम सफर फ्रॉम, तो उसमें कौन सा सिंड्रोम होगा? इसमें होगा हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है? तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी ट्राइसोमी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ फॉलोइंग गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, हम सब जानते हैं, पी प्लांट के ऊपर किया था, है ना, तो उसका जो डेट है वो
कौन सा है ये पूछा गया है। तो 1856 से, याद रखिएगा 1856 से 1863 के बीच में, है ना, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट अपने पास बोलता है क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज हेरिडिटरी डिजीज? कैटरैक्ट, लेप्रोसी, ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ऑब्वियसली फिनाइलकीटोन्यूरिया हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी कंडीशन है, डिजीज है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 46, द अलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, जो कि दूसरे के प्रेजेंस में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग जो है वो रिसेसिव बोल देते हैं, और जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम लोग डोमिनेंट बोल देते हैं। सो रिसेसिव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन ए डिजीज कॉल्ड? कौन सी डिजीज में पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन में अपने पास क्या होता है कि जो बेस पेयर है, सिंगल बेस पेयर में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको हम जो है वो पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। तो ये हमारा सिकल सेल अनीमिया के केस में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है बेसिकली सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, और जो आरबीसी की जो शेप है वो हमारी जो है वो कैसी हो जाती है, वो हमारी सिकल शेप्ड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, मेंडल्स लास्ट लॉ इज कॉल्ड? मेंडल का पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है, ठीक है, तीसरा जो है वो कहलाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा यहाँ पे है, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज? कौन जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज, तो जो हमारे मेंडल थे वो अपने पास जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद? म्यूटेशन जो है वो किसके द्वारा इंड्यूस की जाती हैं? तो ये हमारी इंड्यूस की जाती हैं, देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं, IAA, ये तो हमारी जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। इंडोल एसिटिक एसिड, इथाइलिन, नो, है ना, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसका रोल जो है रहता है फ्रूट राइपनिंग में। तो गामा रेडिएशंस के द्वारा जो है म्यूटेशंस दे कैन बी इंड्यूस्ड। तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये नॉलेजेबल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।